नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, घर पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस सारी भाग दौड़ में जब घर पर बैठकर आप लोग आराम कर रहे हो, उस दौरान हम आप लोगों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और वो भाग दौड़ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जो हम वीडियो बनाते हैं उसको देखते होंगे, उससे कुछ फ़ायदा उठाते होंगे। तो मैं आज सबसे पहले जब मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे को एक बड़ा मानकर, अपना भाई, अपना टीचर मानकर इस चीज़ों को आप फॉलो करोगे। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ का ध्यान कर रखना आपको, जो भी टीचर आपको काम दे वो आप डेली रूटीन में ज़रूर करो। जैसे मैं आज आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप एक तकनीक अपनाएं। खासकर जो वीडियो होता है, आप लोगों को पता होता है जो सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं, वो हम लोगों को कई कई सालों तक याद रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं रहते। उसका कारण क्या होता है कि जब जो चीज़ आप ऑडियो और वीडियो में देखते हो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अगर मैं इसके आपको नोट्स दूँ ना तो मेरे को 5 मिनट लगते हैं दिन में, लेकिन मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को 2 ढाई 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, फिर मैं आप लोगों को वीडियो देता हूँ। वो मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि अगर आप वीडियो को एक बार पूरा वीडियो को कान में ईयरफोन लगाइए, अगर आपके पास ईयरफोन है, आराम से घर वालों के पास बैठिए, जो मैंने वीडियो दिया वो पूरा वीडियो बिना कोई कॉपी पेन लिए सुनिए, आराम से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या करिए, आधे घंटे का वीडियो होता है, आधा घंटा आपने वो लगाया सब्जेक्ट पर। उसके बाद आप कॉपी उठाइए, वीडियो के साथ साथ थोड़ा वीडियो चलाइए, लिखिए, चलाइए, उसमें आपको आधा घंटे लगेगा, आपने लगाया 1 घंटा। अगर आपने 1 घंटा लगा दिया तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको इस साल नहीं कई सालों तक इसमें जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो कभी नहीं भूलोगे आप। तो सबसे पहले मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको तकनीक बताई है वो तकनीक आप फॉलो करोगे, सब के सब। और आप लोगों को मैं एक और बता देता हूँ कि जो आप लोग वीडियो देखते हो ना, उसका मेरे पास टाइम आता है। तो आज तक कोई ऐसा टाइम नहीं आया जिससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि आप लोगों ने ढंग से वीडियो देखा है। तो आप लोग पहले बहुत ये नोट किया करो भी, आप अगर वीडियो नहीं देखते तो मेरे को पता चल जाता है कि बच्चे ने वीडियो नहीं देखा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को इससे कोई फ़ायदा हो या नुकसान हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जो वीडियो देता हूँ उसमें इतना बढ़िया कंटेंट देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद उससे क्वेश्चन लिखो। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग घर बैठे भी स्कूल में जो आप पढ़ते हो उसी तरीके से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं बेटा, फ़ोन में आईएएस की तैयारियां करते हैं और आईएएस बनते हैं। अपने हरियाणा की पीछे लड़की थी इंजीनियरिंग की, जिसने 2 साल सिर्फ फ़ोन से और खुद पढ़कर आईएएस में तीसरी पोजीशन ली यूपीएससी में। तो आप लोग ये जो एक लॉजिक है भी फ़ोन से क्या पढ़ा जाता है, इसको पूरी तरह से आप काट दीजिए। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, दुनिया पढ़ रही है, दुनिया नौकरियां लग रही है। और आगे जब आप जाओगे ना कंपटीशन में पढ़ने के लिए, तब आपका फ़ोन ही साथी होगा। कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाती, इस फ़ोन में ही सब कुछ होता है, इसी से आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको फॉलो करोगे। खासकर वीडियो जो लेक्चर आता है, चाहे वो राय सिंह सर का आता हो, चाहे वो मेरा आता हो, चाहे वो धर्मेंद्र सर का आता हो, उसको पूरा देखेगा। आप देखो पहले आराम से रिलैक्स होकर, अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन लगाकर देखो बेटा। उसके बाद उससे नोट्स तैयार करो। आपको आइंदा कभी क्लास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी इस लेसन का मैं क्या करूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा भी आप लोग इसको आज मैंने जो तकनीक बताई है वो फॉलो करोगे। तो मैं अब आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं इस लेसन का, राजनीति विज्ञान के 12वीं क्लास का जो तीसरा लेसन है, नियोजित विकास की राजनीति, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पर बिल्कुल सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को घर बैठे ही कुछ ऐसी पढ़ाई से जुड़ी हुई ऐसी तकनीक के द्वारा आप लोगों को जोड़े रखें, जिससे आप लोगों का घर पर टाइम भी अच्छे से व्यतीत हो और आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखें भी। तो इस कड़ी में आज मैं राजनीति विज्ञान का तीसरा अध्याय के क्वेश्चन और आंसर आपके सामने लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं का जो तीसरा अध्याय है, नियोजित विकास की राजनीति, इससे जुड़ा हुआ जो एनसीईआरटी का जो बुक है, इससे जुड़ा हुआ जो अध्याय है वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है। पहले मैं कहूँगा कि आप लोग वहाँ से उस लेसन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन और आंसर देखें। अगर आपको उस अध्याय को पढ़ने में, उसके विश्लेषण में, उसको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप निसंकोच इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या अपने ग्रुप में या फेसबुक पर जहाँ मैं वीडियो डालूंगा वहाँ आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो भी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेसन है, नियोजित विकास की राजनीति और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर।
तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया है कि नियोजित विकास क्या होता है, वो उस किताब में दिया हुआ है, और आप एक बार फिर से समझ लेना। सिंपल भाषा में इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में के विकास में इस प्रकार संतुलित स्थापित करना, यानी उनको बराबर नज़र से देखना, उनमें एक कॉम्बिनेशन बनाकर रखना कि उनमें एक तो उनमें फर्क न बढ़े, एक उनके जो साधन हैं उनमें समन्वय संतुलन बना रहे। तो अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग वर्ग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उद्योगपति है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है। उन सब में इस प्रकार से नियोजन बनाए रखना, योजना बनाए रखना कि उन सब का विकास हो, तो उसको बोलते हैं नियोजित विकास। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो हम देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो प्रश्न देखिए आप लोग। तो अपने सामने प्रश्न क्या है बच्चों कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि भारत में नियोजित विकास करने के लिए एक संस्था थी जिसका नाम था योजना आयोग, और बाद में इस संस्था को बदल दिया गया एक दूसरी संस्था से, उसका नाम है नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 तक ये योजना आयोग काम करता था, और ये 1950 में बना था। तब से लेकर 2015 तक इसने काम किया। बाद में नीति आयोग बना, उसने इसकी जगह ले ली, इसके कामों को वो करने लगा। तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ बता दूं कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो योजना आयोग का ऑटोमेटिकली पदेन अध्यक्ष होता है। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री की शपथ लेगा वो ऑटोमेटिकली किसका अध्यक्ष बन जाएगा, योजना आयोग का। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष क्यों थे, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उसी टाइम ये योजना आयोग बना था। दूसरा प्रश्न देखिए, विकास का क्या अर्थ है। तो आपने जो लेसन पढ़ोगे उस लेसन में ये सारे उत्तर आपको दिए हुए हैं। फिर मैं यहाँ देखो आप बता देता हूँ, उसी लेसन के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न उत्तर बनाए हैं। तो उस लेसन के अकॉर्डिंग विकास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, ज़्यादा से ज़्यादा सोच के रूप में, न सिर्फ रहन सहन के रूप में बल्कि सोच के रूप में आधुनिक होना ही विकास है। अगला प्रश्न है, उस युवा अर्थशास्त्री का नाम लिखें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करने वाले अर्थशास्त्रियों में से एक था। तो उसका नाम था KN राज। अगला प्रश्न देखिए, 1967 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इससे जुड़ा हुई बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 1967 नहीं है, ये 1969 होगा, नहीं सॉरी 1967 ही है। तो बात ये दोस्तों कि 1967 में 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बैंक बना दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार के अंडर में कर लेना। तो ये 14 बैंक थे, और उस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की। उसके बाद अगला प्रश्न है, योजना की परिभाषा दीजिए। योजना का क्या मतलब है। तो किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों को क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जेनिंग या इलाकाबंदी की नीति से आप क्या समझते हैं। इस नीति के अंतर्गत राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं होता। तो इलाकाबंदी, जैसे आप तो अब इलाकाबंदी तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे अभी बंदी हो रही है, अपने लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का मतलब ही बंदी होता है कि लोकल आदमी को अपने उसी इलाके से में ही सीमित कर देना। आदमी का अपने इलाके के बाहर प्रचार प्रसार या बिजनेस को रोक देना ही क्या कहलाता है, जेनिंग या इलाकाबंदी। उसके बाद है, JE कुमारप्पा कौन थे। तो इनके बारे में बता दूं, ये गांधीवादी जो नीति थी आर्थिक विकास की, गांधी की जो नीतियां थी उनको लागू करने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई बच्चों, 1951 में। 1950 में योजना आयोग बनता है और पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1951 में। 5-5 साल की योजनाएं होती है। पहली 3 योजनाएं पूर्ण चलती है, उसके बाद में कुछ दिक्कतें आती है जिसकी वजह से क्या स्टार्ट होती है फिर 3-3 साल की। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो इसका उत्तर है दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। उसके बाद देखिए, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली।
भी जो योजना बनाकर 5-5 साल की योजना बनाकर विकास करने की जो सिस्टम है वो भारत ने कहाँ से लिया है, इसका उत्तर है सोवियत रूस से। यानी जो सोवियत संघ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो सोवियत संघ में ये प्रचलन था कि वो लोग इसी प्रकार अपना क्या करते थे, विकास करते थे, आर्थिक विकास योजनागत तरीके से। उसके बाद है बॉम्बे योजना कब प्रकाशित की गई। तो ये बॉम्बे योजना है, ये भारत के उस समय के 10 मुख्य जो अर्थशास्त्री थे और जो उद्योगपति थे, उन्होंने मिलकर सरकार के सामने पेश की थी। उस समय अंग्रेजी सरकार थी उसके सामने। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत का योजनागत विकास करना चाहिए, यानी कि योजना बनाएं, उसमें एक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दें, उसका विकास करें, अगली योजना में दूसरे क्षेत्र का विकास करें, इस प्रकार सभी क्षेत्रों का एक दिन हम लोग विकास कर लेंगे। तो उससे जुड़ी हुई ये बॉम्बे योजना है, 1944 में ये क्या हुई, प्रकाशित हुई। उसके बाद है भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय दरखत है ना, जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं किक्कर है या मतलब रोइड है, कहते हैं उनकी जो छाल होती है ना, छाल वो उतार उतार कर उस समय के लोग खा गए थे, इतना भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये 1964-65 में यह अकाल पड़ा था। और आपको पता होना चाहिए उसी साल भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। उससे 2 साल पहले भारत ने चीन के साथ युद्ध किया था। तो भारत का जो आर्थिक सिस्टम था ना, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, क्योंकि एक तो देश में अकाल पड़ा तो उसकी वजह से आमदनी कम हुई सरकारों को, और दूसरा सरकारों के पैसे लग रहे थे युद्धों में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी है बच्चों, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखा करो और कमेंट में बताया करो जी आपको कैसा लगा। मेरे को पता क्या चले भी आप लोगों ने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो ये अकाल से जुड़ा हुआ एक थ्योरी है, वो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ कि भारत में अकाल पड़ता है और पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा होता है। तो उस समय पाकिस्तान है ना, उस समय शीत युद्ध भी चल रहा था। सभी क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, आप जो मैंने आज तक आपको लेसन कराए हैं वो इसी टॉपिक में जोड़ता हूँ। तो पाकिस्तान उस समय में अमेरिका वाले गुट में था और भारत अप्रोक्ष रूप से किसके गुट में था, सोवियत संघ के। तो भारत में जब अकाल पड़ता है और पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा होता है, तो भारत को गेहूं की आवश्यकता होती है, खाने के लिए कणक नहीं थी। उस समय भारत में हरित क्रांति नहीं हुई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने अमेरिका से निर्यात के रूप में और रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ गेहूं दी जाए ताकि हम अपने नागरिकों को गेहूं दे सकें। तो वो PL-64 के नाम से सबसे घटिया किस्म का गेहूं था। अमेरिका ने वो इस शर्त पर देने के लिए तैयार हुआ कि आप लोग किसके साथ समझौता करो, पाकिस्तान के साथ समझौता करो, क्योंकि पाकिस्तान के गुट में था। उन्होंने मेर ली अपने देश की कि पाकिस्तान के साथ आप समझौता करो, तब हम आपको गेहूं देंगे और आप पाकिस्तान के साथ समझौता करके जो जो क्षेत्र उसने जीत लिए है या जो क्षेत्रों पर वो अपना हक चाहता है वो क्षेत्र आप उनको दो। यानी भारत के सामने एक बहुत बड़ी स्थिति आई भी, या तो अपने नागरिकों को भूखा मरने दे या फिर अपने नागरिकों को, अपने देश की सीमा है वो दूसरे देश को दे दे। तब भारत ने अपना स्वाभिमान दिखाया, गेहूं नहीं ली। और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप एक टाइम खाना खाइए, ऐसी अपील की थी उन्होंने। किसान है वो एक टाइम खाना खाओ, सब लोग एक टाइम व्रत करना स्टार्ट करो, हम इस बुरे दौर से निकल जाएंगे। उसके बाद ही भारत ने हरित क्रांति की स्टार्ट की। सबसे पहले भारत ने यह महसूस किया कि हमें सबसे पहले खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अगर हमें विश्व में धाक जमानी है। तो उसी सिस्टम से निकलकर भारत ने फिर हरित क्रांति उत्पन्न की। हर चीज़ के खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना। आज भारत को अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी किसी के मुंह की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन का क्या अर्थ है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है। तो किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के तरीके को क्या बोलते हैं, नियोजन। ये योजना से निकला हुआ शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कार्य क्या है। तो गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा प्राकृतिक साधनों को विकास करके देश को आत्मनिर्भर बनाना क्या होता है, विकास। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो इसका उत्तर है 1950 में। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये थी 1950 में। योजना आयोग किस तरह की संस्था है, अति संवैधानिक। इसका मतलब है गैर संवैधानिक, यानी कि संविधान में योजना आयोग का से जुड़ा हुआ कुछ भी वर्णन नहीं है। उसमें ये नहीं बताया कि आपको योजना आयोग बनाना है, ये बाद में बनाई गई है। तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान में इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है। जनता योजना के जनक कौन थे। ये जनता योजना के नाम से
योजना चलाई थी, इनका नाम था एम.एन. रॉय। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति की जो आरंभ होता है वो 1960, 61, 62 यानी कि 1961, 62 के दौर में हरित क्रांति की थोड़ी थोड़ी जो संरचना है वो भारत में आनी स्टार्ट होती है। कैसे होती है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत किस पर गौर देता है? कृषि पर। तो जो बड़े बड़े डैम थे, जैसे जिससे हम पानी लगाते हैं, भाखड़ा डैम जिसका पानी हमारे इलाके में लगता है, जिससे अपनी गिगोरानी नहर आती है, खेड़ी नहर आती है, पीछे बरांच आती है, तो इसका पानी कहाँ से आता है? भाखड़ा से। भाखड़ा और नंगल ये सतलज नदी पर बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये डैम बना वहाँ पर, बांध, उससे पानी और सिंचाई की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची। जहाँ पानी आ जाता है वहाँ पर क्या होती है? कृषि उन्नत हो जाती है। उसी दौरान में बीज बने, खाद बनी। तो फिर क्या हुआ? देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये चीज़ें किसानों को मिली तब क्या हुआ कि जो कृषि थी उसकी पैदावार बढ़ गई और इससे क्या हुआ? हरित क्रांति आई। तो उसके बाद देखिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे हैं? तो बेटा ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं रहा है आज के दौर में, क्योंकि योजना आयोग भी नहीं है और इसका कोई उपाध्यक्ष भी नहीं है। वैसे इसके लास्ट जो उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके लास्ट उपाध्यक्ष थे और उस समय इसके उपाध्यक्ष थे संजीव कुमार। नीति आयोग कब बनाया गया? तो जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपना काम स्टार्ट किया और इस नीति आयोग ने किसकी जगह ली है? योजना आयोग की। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो NITI, ऐसे नीति शब्द है NITI। तो पहले N से बनेगा नेशनल, फिर I से बनेगा इंस्टीट्यूट, फिर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर चेंज करना, बदलाव करने वाला, यानी बदलाव करने वाली, भारत को सकारात्मक बदलाव करने वाली संस्था नीति आयोग। केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है बेटा, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। तो केरल में क्या समाजवादी मॉडल चुना गया था। पूंजीवादी मॉडल व समाजवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं? दो मॉडल है विकास के, पूंजीवादी और समाजवादी। जिसमें मैंने आपको बताया था पूंजीवाद में ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था को आप खुला छोड़ दीजिए, इसको अपने तरीके से काम करने दीजिए, जो लाभ कमाना चाहता है उसको लाभ कमाने दीजिए, और ये सबसे अच्छा तरीका है ओपन तरीके से लेन देन करना, व्यापार करना, ये है पूंजीवाद। समाजवादी मॉडल वो कहता है नहीं, इसमें जो राज्य है, जो सरकार है, उसका फर्ज है कि वो हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे, रोटी कपड़ा और मकान दे। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए जो सरकार है उसके हाथ में कुछ पावर होती हैं, वो कुछ बड़ी बड़ी फर्में नहीं बनने देगी, या लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं कमाने देगी, या गरीब लोगों से, अमीर लोगों से पैसा लेकर इनडायरेक्ट रूप से टैक्स के रूप में किसको देगी? गरीब लोगों को। तो यह है समाजवादी मॉडल। तो इसके ऊपर हम पढ़ते हैं, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, जबकि समाजवादी मॉडल में निजी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आज़ाद भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी? तो आज़ाद भारत के सामने आर्थिक विकास से जुड़ी हुई 3 मुख्य चुनौतियां थी। सबसे पहले था बुनियादी ढांचे का विकास करना। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमें इंजीनियर तैयार करने हैं तो सबसे पहले बेटा आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आपके पास अच्छे स्कूल हों, कॉलेज हो, तो वो है बुनियादी ढांचा। तो जैसे अगर हमें किसी इलाके में फैक्ट्री लगानी है ना, हम चाहते हैं यहाँ फैक्ट्री लगे, तो सबसे पहले वहाँ रोड हो, बिजली हो, ये बुनियादी ढांचा। अगर ये चीज़ें वहाँ होगी तो अपने आप वहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। उसके बाद देखिए भूमि सुधार, फिर हमें क्या करना चाहिए? भूमि का सुधार, वहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़े, भूमि है ना उसको समतल किया जाए, वहाँ क्या हो, अच्छे बीज मिले, अच्छी खाद मिले। और फिर तीसरी क्या? कृषि क्षेत्र में विकास। फिर क्या हो? कृषि क्षेत्र में जो मैंने ये बताया बीज खाद वाला, वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वामपंथ व दक्षिणी पंथ से आप क्या समझते हैं? तो ये 2 पंथों के बारे में बताया। इससे वामपंथ का मतलब होता है कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, यानी ये लोग कहते हैं, वामपंथी कहते हैं कि गरीब और पिछड़े लोगों को सारी सुविधा मिलनी चाहिए। वो कौन दे? वो सरकार दे, चाहे किसी भी तरीके से, अमीरों से पैसे लेकर, अमीरों से ज़मीन लेकर, या अमीरों से दूसरी सुविधाएं लेकर गरीबों को दे। ये तो है वामपंथ। और दक्षिणी पंथ का मतलब है कि खुला छोड़ दिया जाए,
जो लायक है वो काम करेगा, वो कमाएगा, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। जो नालायक है, जो कामचोर है, वो क्या करेगा, वो घर रहेगा, गरीब रहेगा। इस प्रकार खुला छोड़ दिया जाए। तो जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं वो वामपंथी। दक्षिणी पंथी से हमारा अभिप्राय है उन लोगों से जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा हो और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में तैयार की गई? तो ये बहुत बड़े एक भारत में अर्थशास्त्री हुए हैं, पीसी महालनोबिस। इनके नेतृत्व में क्या हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी। आगे देखिए, योजना आयोग व नीति आयोग के गठन उद्देश्यता कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, योजना आयोग का गठन केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका गठन वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के बाद किया गया। इस तरह योजना आयोग तो न तो संवैधानिक संस्था है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति को प्रमुख कारकों के संबंध में तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना है। नीति आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्य को तकनीकी सहायता दे, भी यहाँ पर ये चीजें करो, उनको क्या राय दें तकनीकी। नीति आयोग में वर्तमान सदस्य कुल 6 है, जिसमें एक अध्यक्ष है व एक उपाध्यक्ष है। इनके उद्देश्य पढ़ लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रीय विकास की एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना। तो इसके 5-6 जो उद्देश्य हैं वो आप इसके पढ़ लीजिए। कार्य आते हैं, वो कार्य भी आप लोग पढ़ लीजिए, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य लक्षण तथा उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो बेटा नियोजन का मैंने आपको मुख्य अर्थ बता दिया है कि किसी को भी व्यवस्थित तरीके से विकास करना क्या होता है, नियोजन होता है। योजना बनाकर कोई कार्य करना। तो आर्थिक नियोजन की विधि को सबसे पहले रूस ने 1928 में लागू किया था। इन योजनाओं के कारण रूस संसार की महान शक्तियों में गिना जाने लगा। नियोजन के बारे में फिफ्नर ने एक परिभाषा देते हुए कहा है कि नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। जो सारे मानव व्यवहार, साधारण शब्दों में नियोजन का अर्थ है कम से कम खर्च करके उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी प्रकार डियोग के शब्दों के अनुसार योजना परिवर्तन के स्थान पर तर्कसम्मत इच्छा का प्रयोग करना ही नियोजन कहलाता है। तो इससे जुड़े हुए जो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इसके लक्षण हैं और ये इसके उद्देश्य हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर या लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ विकास का जो अर्थ है उससे विकास एक व्यापक एवं सार्वभौमिक धारणा है जिसको विभिन्न संदर्भों में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। विकास का उद्देश्य एक प्राचीन एवं पिछड़ी व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था में बदलना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। इससे जुड़ी हुई जो भी आपके सामने दिखाई दे ही रहा है, इससे यहाँ से आप इसको वीडियो को पॉज करते रहा करो जहाँ से आपको इसको लिखना हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हो, इसकी मुख्य विशेषताएं, सफलताएं, समस्याएं क्या है। तो भारत में जो 1960 के मध्य भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध, राजनीतिक बदलाव, भयंकर अकाल। इन सब परिस्थितियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। इन सबसे बाहर निकलने के लिए भारत के पास एक ही हथियार था, वो था कृषि में आमूल सामूल परिवर्तन करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। डॉक्टर MP सिंह ने इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया। इसकी विशेषता क्या थी? क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार एवं विकास करना था। साल में 2 फसलें पैदा करना। इस क्रांति में अच्छे हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया। कृषि में मशीनीकरण का प्रयोग किया गया। कृषि में सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर प्रबंध किया गया। खेती में कीटनाशक दवाइयों व रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। किसानों को कृषि के विषय में समय समय पर शिक्षित किया गया। सफलताएं, इस क्रांति की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि हमने उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की, जिसमें गेहूं का आयात की बजाय निर्यात किया जाने लगा। फसल के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई।
इससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया। बिजली आपूर्ति करने के लिए जल विद्युत शक्ति को बढ़ावा दिया गया। विदेशों से लिया गया कर्ज वापस चुकाने में मदद मिली। समस्याएं क्या हुई कि खाद्यान्न संकट थोड़े समय के लिए समाप्त हुआ, बाद में फिर से पैदा हो गया, लेकिन बाद में भारत ने इसको भी कवर अप कर लिया। इस क्रांति के बावजूद 1998 में भारत को प्याज आयात करना पड़ा। यानी हरित क्रांति होने के बावजूद अब भी हमें कई बार प्याज है, पीछे भी हमें इसी साल पीछे जब 100 रुपये 150 रुपये किलो प्याज हुए थे ना, तब हमें इटली तुर्की से भी प्याज मंगाना पड़ा था। भारत को 2004 में चीनी का भी आयात करना पड़ा। यह हरित क्रांति उत्तर राज्यों में दिखाई दी, दक्षिण के राज्यों में नहीं। मतलब क्या थी भी, हरित क्रांति का जो ज़्यादा असर दिखाई देता है ना, वो देता है उत्तर के राज्यों में। दक्षिण के जो केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ इसका इतना प्रभाव दिखाई नहीं देता। कालाहाड़ी जगह बताइए उड़ीसा में, वहाँ आज भी लोग क्या है, भूख से मर रहे हैं। यानी अपने पास इतनी हमने ये चीज़ें कर ली है, इतना अपने पास खाद्यान्न, आज इतना गेहूँ है, इतना चावल है, फिर भी लोग भारत में अब भी भूखमरी से मरते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को उसके सामने एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। एक बार जैसे आधा घंटे का वीडियो आप लोग कान में लीड लगाओ और आपके सामने दे लो, लिखो मत उसको। मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ सुनने की कोशिश करो, सिर्फ सुनने से। वीडियो ऑडियो एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम जैसे हम गाना है, गाना में कई सालों तक याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो वीडियो और ऑडियो में होता है। वैसे ही अगर आप लोग एक बार पूरा वीडियो आराम से कान में लीड लगा कर सुनोगे तो आपको आधे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा वीडियो चलाओ, फिर उसके जैसे पहला क्वेश्चन आए वीडियो रोको, प्रश्न लिख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन आए, उसमें से आधे क्वेश्चन तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं आज उम्मीद करूंगा कि सब के सब बच्चे, जो मैंने आपको तकनीक बताई है, भी आप 2 बार वीडियो को देखोगे। एक बार पूरा आराम से देखोगे, दूसरी बार इससे क्वेश्चन लिखोगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे।